સૌ મીડિયા મિત્રોનું, સોશિયલ મીડિયા ટીમ, લાઈવ ટીમનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મોંઘવારીનો માર મહિલા પર, બેરોજગારીનો ભાર યુવાનો પર, જીએસટીનો ભાર વેપારીઓ પર, ઊંચી ફી મોંઘી ફીનો ભાર વિદ્યાર્થી વાલીઓ પર, આવી ભારેખમ સરકાર, ભારવાળી ભાજપ સરકાર ચૂંટણી ટાણે તેના તમામ નેતાગણને અત્યારે હાલમાં અહીંયા મોકલીને જૂઠાણું ફેલાવી રહી છે. ત્યારે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રોપોગન્ડા જૂઠાણાને પોલ ખોલવા માટે આજે આપણે સાથે ઉપસ્થિત છે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આદરણીય આલોક શર્માજી, સાથોસાથ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના વર્કિંગ પ્રેસિડેન્ટ આદરણીય ઇન્દ્ર વિજયસિંહજી, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના ઉપપ્રમુખ આદરણીય વિમલ શાહજી, મારા સાથી મિત્ર પાર્થિવરાજ, કપિલભાઈ. હું સૌપ્રથમ વિનંતી કરીશ આલોક શર્માજીને કે તે આપની વાત કરે, ત્યારબાદ આપણા જે પ્રશ્ન હશે એ લઈશું. એની બાદ ઇન્દ્ર વિજયસિંહ ગોહિલ પાસે અને પછી વિમલસિંહ એની વાત પૂરા વાત કરશે. સૌ પહેલા આલોક શર્માજી પૂછો. धन्यवाद. पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत स्वागत. जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज की पत्रकार वार्ता हम लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की आज उनके अनुसार कही गई गौरव यात्रा, जबकि हम मानते हैं कि गौरव यात्रा न होकर ये विदाई यात्रा है उनकी, और विदाई यात्रा भी न होकर ये मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व को गुजरात की जनता से माफ़ी मांगते हुए यात्रा निकालनी चाहिए. तो हम कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की माफ़ी मांगते हुए जो विदाई यात्रा है उसके बारे में आज हम बात करना चाहते हैं. भाजपा ने कहा कि ये उनकी गौरव यात्रा है. हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि भाई आपकी जो गौरव यात्रा है वो किस चीज़ की गौरव की यात्रा है? आपने गुजरात को, देश को क्या दिया है जिसकी गौरव की बात आज भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है? क्या इस बात की गौरव यात्रा है कि महंगाई की मार जो है वो हर आदमी के ऊपर पड़ रही है? 410 रुपये का सिलेंडर 1150 रुपये का हो गया है. क्या इस बात की गौरव यात्रा है? क्या जो 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, क्या उसकी गौरव यात्रा है ये? क्या ये पिछले 5 वर्षों में 30 से ज्यादा जो पेपर लीक हुए हैं गुजरात के अंदर, जिसमें मेरे साथी गोयल जी बात करेंगे अभी आपसे डिटेल में, क्या ये उसकी गौरव यात्रा है? क्या आपने पूरी तरह से जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा हुआ है उस चीज की गौरव यात्रा है गुजरात के अंदर? क्या ये जो 28 आंदोलन गुजरात में चल रहे हैं, क्या ये उसकी गौरव यात्रा है कि तमाम जो कर्मचारी वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, अशिक्षित वर्ग है, क्या ये उसकी गौरव यात्रा है? क्या ये जो 84 के करीब डॉलर पहुंच गया है रुपए की तुलना में, क्या ये उसकी गौरव यात्रा है? क्या ये गौरव यात्रा जिस तरह से नैनो प्लांट से कोई मशीन नहीं निकल रही, कोई गाड़ी नहीं निकल रही, क्या उसके बंद होने की गौरव यात्रा है? क्या नैनो प्लांट के एवज में जो गुजरात का टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हुआ, क्या ये उसकी गौरव यात्रा है? क्या एनसीआरबी के आंकड़े जो बता रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आत्महत्या की दर हिंदुस्तान में 2.5 गुना बढ़ गई, क्या ये उसकी गौरव यात्रा है? क्या ये सीआर पाटिल साहब के जो 107 मुकदमे हैं, जो क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर लगे हुए हैं, क्या ये उन 107 मुकदमों की गौरव यात्रा है? क्या ये गौरव यात्रा इसकी है कि आपने पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री समेत बदल दिया? क्या ये इस बात की गौरव यात्रा है? क्या ये गौरव यात्रा इस बात की है कि लाखों लोग बिना ऑक्सीजन, बिना बेड के गुजरात में मृत्यु को प्राप्त हो गए और कोरोना में आप इलाज तक नहीं दे पाए? क्या ये उसकी गौरव यात्रा है? आज हम पूछना चाहते हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता
कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहबरी से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब हम पूछना चाहते हैं कि आप हमें केवल ये बता दीजिए कि गुजरात के ऊपर जो 9,000 करोड़ का जो कर्जा था, वो 2.25 लाख करोड़ कर्जा पहुंच गया पिछले 20-22 वर्षों में, जब से मोदी जी की और भाजपा की सरकार यहां पर रही। तो क्या आप लोग उस बात का गौरव यात्रा निकाल रहे हैं? एक तरफ तमाम विषय ऐसे लिए गए गौरव यात्रा में जिसमें कहीं ना कहीं उनकी माफी होनी चाहिए, भाजपा को पूरे गुजरात प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए कि जो कुकृत्य, जो कुकर्म आपने करके और जिस तरह से राज्य को, प्रदेश को जहां पहुंचाया है, अर्थशास्त्र को जिस तरह से, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से और खास तौर पर गुजरात से माफी मांगनी चाहिए। कई विषय आज लिए गए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी और राज्य के भी पटल पर। दूसरा विषय इन्होंने आदिवासियों का लिया, आदिवासियों की यात्रा की बात की और आदिवासियों के गौरव की बात की। अभी याद होगा 4 दिन पहले ही जिस तरह से एक आदिवासी हमारे लीडर और विधायक अनंत पटेल जी की जिस तरह से भाजपा के गुंडों ने पिटाई की और जिस तरह से उनको चोटें आई, वो पूरे देश ने देखा। आज वहीं पर उसी जगह पर खड़े होकर जब भाजपा के बड़े बड़े लीडर्स भाषण दे रहे थे तो अच्छा रहता कि आदिवासियों भाइयों से एक बार माफी भी मांग लेते कि हमारे गुंडों ने जो आदिवासी नेताओं की पिटाई की है उसके लिए हम माफी मांगते। और तो और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और देश के गृह मंत्री झूठ बोलने से भी आदिवासियों के मामले में बाज नहीं आते। आज उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो आदिवासियों के लिए बजट में रख दिया। भाई, गुजरात की जनता को आप इतना नासमझ समझते हैं क्या? आपको झूठ बोलने की आदत है, बीमारी है, ये तो सबको पता है, लेकिन आदिवासियों से तो झूठ मत बोलिए। गुजरात का बजट 2.1 लाख करोड़ है और उसमें से 45% बजट जो है वो आदिवासियों के लिए आपने आवंटित कर दिया। अमित शाह जी, ऐसी झूठ ना बोले आप। बेहतर होता आप आज मनरेगा का जो आदिवासी भाइयों का पैसा नहीं उनको मिला है उसको रिलीज करने की बात करते, लेकिन उस पर आप खामोश रहेंगे। और आज हम पूछना चाहते हैं 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो पूरे देश में लागू हो गया है कि जल, जंगल और जमीन के ऊपर आदिवासियों के अधिकार हों, जब केंद्र सरकार ने वो कानून पास कर दिया, आप अगर आदिवासियों के इतने ही हितैषी अपने आप को बताते हैं तो आपने आज तक वो कानून गुजरात के अंदर क्यों नहीं लागू किया है? इस बात का भी अगर उत्तर भाजपा दे तो शायद ज्यादा अच्छा रहे। तापी हो, वेदांत हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, भारतमाला हो, तमाम प्रोजेक्ट्स जो धनाढ्यों के लिए रहे, कहीं ना कहीं उसमें आदिवासियों की जमीनें गई, उनके मुआवजे आज तक क्यों रुके हुए हैं? कौड़ियों के भाव आपने जमीन लेकर तमाम उद्योगपति अपने मित्रों को दी। आज अगर वहां पर माफी मांगते अमित शाह जी कि हम आदिवासी भाइयों से माफी मांगते हैं कि हमने आपकी जमीनें कौड़ियों के भाव बेचकर और लाखों के भाव में उनको आगे प्रस्तावित कर दिया, तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। अभी हमारे साथी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट इंद्र विजय जी मुझे बता रहे थे कि जो आदिवासी विकास का जो फंड होता है उसको भी सब प्लान में ग्रांट में डाल दिया जाता है। कहां पर ग्रांट में डाल दिया जाता है? उनको ग्रांट में डाल दिया जाता है एनजीओ के, और वो एनजीओ ज्यादातर भाजपा के नेताओं की, उनके बच्चों की, उनके परिवारों की। तो आप तो आदिवासियों का पैसा खाने का काम करते हैं। अमित शाह जी, आज अच्छा रहता आप आदिवासी भाइयों से माफी मांगते। आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी जिलों में आप कहीं पर भी देखिए टीचर्स की भरपूर कमी है। आप देखिए कॉलेज, डांग जिले के अंदर भी अगर देखें तो एक साइंस का कॉलेज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से तमाम आपने वहां पर जो मेडिकल कॉलेज की आज बात की, 3 मेडिकल कॉलेज की, तीनों के तीनों प्राइवेट है। क्या इतनी महंगी फीस के साथ आदिवासियों के बच्चे वहां पर पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो आपने आदिवासी भाइयों के साथ चौतरफा जो छल और प्रपंच किया है, उसके लिए बेहतर रहता कि भाजपा आज माफी मांगती। आज के भाषणों में एक नई प्रवृत्ति भाजपा की दिखाई देनी शुरू हुई है।
अब वो इस चुनाव को 2-3 दिन से हिंदू मुस्लिम बनाना चाह रहे थे, तो लेकिन हिंदू मुस्लिम अगर गुजरात की जनता ने नहीं बनने दिया, अब वो इंटरनल सिक्योरिटी, भारत पाकिस्तान, आज तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनके बयानों में आना शुरू हो गया है। तो हम मीडिया के माध्यम से गुजरात की जनता को आगाह करना चाहते हैं, सतर्क करना चाहते हैं कि ये लोग हर तरह का प्रपंच रचेंगे। उसके 2 उदाहरण आज छोटे छोटे मैं लेकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। सबसे पहली इन्होंने जो बात आज कही आर्टिकल 370 के बारे में, दोबारा से इन्होंने मुद्दे को उठाया। मुझे तो नहीं पता था कि देश के गृह मंत्री इतने अज्ञानी हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि धारा 370 हमने हटा दी, और धारा 370 जो थी अगर वो ना होती तो क्या होता। धारा 370 से ही जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। और ये जिस नोटिफिकेशन की आज अमित शाह जी बात करके गए हैं, इस नोटिफिकेशन की मैं कॉपी लेकर बैठा हूं। ये नोटिफिकेशन की कॉपी कहती है कि धारा 370 की जो पावर्स हैं उनको यूज करते हुए हमने 2 बदलाव किए। इस तरह के 36 बदलाव पहले भी हुए हैं धारा 370 की पावर्स को यूज करते हुए। लेकिन दुर्भाग्य है, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और पूरी भाजपा झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। कल पूरी भाजपा और पूरा मीडिया ये दिखा रहा था कि वहां पर जम्मू के अंदर एक ऑर्डर आ गया है कि 1 साल में अगर आप वहां रहते हैं तो उसके बाद वोटर सर्टिफिकेट भी बन जाएगा और तमाम चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैं देश के गृह मंत्री को बता देना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी सरकार ने यह नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। तो अमित शाह जी, मुद्दों से ना भटकाएं आप देश की जनता को, अब गुजरात की जनता को। अब आपकी असलियत, आपकी कलई खुल चुकी है। आप झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं आप। आज उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी की भी बात कही। वैसे तो इनका भाजपा का पुराना ये अपना एजेंडा रहता है कि पुराने प्रधानमंत्रियों को कोसा जाए, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले चुनाव में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को और पूर्व सेना अध्यक्ष को आप लोगों ने इसी तरह से प्रश्न चिन्ह में खड़ा किया था। लेकिन उसके बाद अरुण जेटली साहब ने संसद के अंदर माफी मांगी थी कि हमसे गलती हो गई। अब हम 3 सवाल उनसे पूछना चाहते हैं। अमित शाह जी, आप क्योंकि एक स्वयं गृह मंत्री हैं, पुलवामा के शहीदों को अभी तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? पुलवामा की घटना को हुए लगभग 3.25 साल हो गए, अभी तक उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जांच कहां तक पहुंची है? मोदी साहब जिस समय पर वहां पर जिम कॉर्बेट में फोटो सेशन करवा रहे थे, 300 किलो आरडीएक्स वहां तक कैसे पहुंचा था, उसका आज तक देश को नहीं पता चला। और तीसरा सवाल, वो जो गाड़ी पुलवामा के काफिले से टकराई थी, वो गाड़ी किसकी थी? उसका मालिक कौन था? कोई मिली भगत तो नहीं थी देवेंद्र सिंह डीएसपी की और भाजपा की और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी? इसकी जांच कहां तक पहुंची है, इसका पता करना चाहिए। हम तो मीडिया के माध्यम से भाजपा से ये पूछना चाहते हैं कि पुलवामा का आज आपने जिक्र किया, आपने इंटरनल सिक्योरिटी का जिक्र किया, वो कौन सी गाड़ी थी जो पुलवामा के काफिले से टकराई थी? वो मारुति थी, एम्बेसडर थी, स्कॉर्पियो थी, इनोवा थी, क्या था वो? देश की जनता जानना चाहती है। अगली बार आए अमित शाह जी, आप गुजरात की धरती पर तो गुजरात की जनता को बता कर जाइएगा। एक विषय आज महत्वपूर्ण हमने लिया, जिसके ऊपर गोयल साहब पूरी बात करेंगे। आज ही की खबर है कि आज भी एक पेपर लीक हुआ। तो अमित शाह जी, क्या इस बात का गौरव यात्रा निकल रही है कि 22 से ज्यादा पेपर ऐसे लीक जो हैं पकड़े गए हैं और आज तक किसी को सजा नहीं मिली? मैं इस विषय पर चाहूंगा मेरे साथी इंद्र विजय जी, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो इस पर और ज्यादा गहराई से प्रकाश डालें। मोबाइल दूर रखा। श्री आलोक जी, बिमल भाई, हिरेन भाई, पार्थिवराज सिंह भाई, कपिल भाई, तमाम पत्रकार मित्रों, गुजरात प्रदेश यूथ कांग्रेस द्वारा
અંબાજીથી ઉમરગામ અને સોમનાથથી સુઈગામ યુવા પરિવર્તન રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ તબક્કો અંબાજીથી ઉમરગામનો પૂર્ણ થઈ ચૂક્યો છે. બીજો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. આજે યાત્રા મોરબી, હળવદ, ધાંગધ્રા, દસાડા વગેરે વિસ્તારોમાં છે, પરંતુ યાત્રા ગુજરાત પ્રદેશ યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ હરપાલસિંહની આગેવાનીમાં અત્યારે ત્યાં ચાલે છે. હું પણ તમામ કાર્યક્રમમાં હોઉં છું, પરંતુ વિશેષ આપને મળવા માટે એક કાર્યક્રમમાંથી રજા લઈને અમદાવાદ આવ્યો છું. સમગ્ર યાત્રા દરમિયાન તમામ પત્રકાર મિત્રોનો ખૂબ સારો સાથ અને સહકાર મળ્યો છે. આજની જે પત્રકાર પરિષદની મુખ્ય ચર્ચા જે છે કે રાજકોટની અંદર સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં BBA અને BComનું સેમિસ્ટર 5નું પેપર ફૂટી ગયું. ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ સરકાર પેપર ફોડવામાં જાણે PhD કર્યું હોય એ રીતે દિવસે ને દિવસે આગળ વધી રહી છે. 2014થી શરૂઆત કરીએ તો GPSCમાં ચીફ ઓફિસરની પરીક્ષાનું પેપર ફૂટે, 2015માં તલાટીની પરીક્ષાનું પેપર ફૂટે, 2016માં મુખ્ય સહાયિકાની પરીક્ષાનું પેપર ફૂટે, 2017માં ટેટની પરીક્ષાનું પેપર ફૂટે, 2018માં ટાટની પરીક્ષાનું પેપર ફૂટે, ત્યારબાદ વનરક્ષકની પરીક્ષા હોય, કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા હોય, સચિવાલયના ક્લાર્કની પરીક્ષા હોય, હેડ ક્લાર્કની પરીક્ષા હોય, સબ ઓડિટરની પરીક્ષા હોય, ATDOની પરીક્ષા હોય, તમામે તમામ પરીક્ષામાં એક બાદ એક પેપર ફોડવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં થાય છે. ભૂતકાળમાં પણ એવા અનુભવો થયા છે કે પેપરની અંદર મિનિસ્ટરના નામનો બી લખીને નીકળશો તો આટલા માર્ક મળશે, આવી જુદી જુદી સાઇનો આપવામાં આવતી, પરંતુ કોઈ કડક દાખલો બેસે તેવી સજા આ પેપર ફોડવાવાળા ઉપર થતી નથી અને જવાબદારી હંમેશા એકબીજાની ઉપર નાખવામાં આવે છે, જેને લીધે ગુજરાત રાજ્યના યુવાનોનું ભવિષ્ય આ સરકારની અંદર અંધકારમય બન્યું છે. વાત થઈ હમણાં કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ગૌરવ યાત્રા લઈને નીકળી છે, ત્યારે સવાલ થાય કે શું આ 40 પેપર ફોડ્યા એ વાતનું ગૌરવ લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ નીકળ્યા છે? ગૌરવ યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે ત્યારે સવાલ ઊભો થાય કે એક સમય હતો કે ગુજરાત રાજ્યનો 1600 કિલોમીટરનો દરિયા કિનારો જે સમગ્ર દેશમાં સૌથી લાંબો છે અને આ દરિયા કિનારાને કોંગ્રેસ પક્ષના શાસનમાં જુદા જુદા બંદરો બનાવીને વિશ્વની સાથે વેપારમાં જોડવાનું કામ કોંગ્રેસના શાસનમાં થયું હતું. આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આ બંદરનો ઉપયોગ જેમ ઉડતા પંજાબ હતું એવી રીતે ઉડતા ગુજરાત બનાવવા માટે કરી રહી છે. કરોડો અબજો રૂપિયાના ડ્રગ્સ આ જુદા જુદા બંદરો ઉપરથી પકડાઈ રહ્યા છે, પરંતુ ક્યારેય કોઈની પૂછપરછ થતી નથી. ત્યારે પ્રશ્ન થાય કે આ ગૌરવ યાત્રા શા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર લઈને નીકળી છે? ભારતીય જનતા પાર્ટીના મિત્રો વાત કરતા હોય ગૌરવ યાત્રાની, ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ, યુથ કોંગ્રેસ, કોંગ્રેસના આગેવાનોનો પ્રશ્ન છે કે આ ગૌરવ શેનું છે? ગુજરાતમાં 40 લાખ કરતાં વધારે યુવાનો આજે શિક્ષિત બેરોજગાર તરીકે બેઠા છે, એ વાતની ગૌરવ યાત્રા ભારતીય જનતા પાર્ટી લઈને નીકળી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના મિત્રો ગૌરવ યાત્રા લઈને નીકળ્યા હોય ત્યારે સવાલ ઊભો થાય છે કે છેલ્લા 27 વર્ષથી ગુજરાત રાજ્યની અંદર આઉટસોર્સિંગ હોય, ફિક્સ સ્કેલ હોય, કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ હોય, તેના માધ્યમથી રાજ્યના યુવાનોનું શોષણ કરવામાં આવે છે. તો એ વાતનું ગૌરવ લઈને આજે નીકળ્યા છે. સમગ્ર રાજ્યની અંદર જે યાત્રા યુથ કોંગ્રેસના મિત્રો કોઈ પણ જાતની સરકારી મશીનરીનો ઉપયોગ કર્યા વગર લઈને નીકળ્યા છે. ગુજરાતના 30 જેટલા જિલ્લાઓમાં ફરવાના છે. જે પ્રમાણે ગુજરાત રાજ્યના યુવાનોનો આવકાર મળી રહ્યો છે, ત્યારે હું ચોક્કસ એટલું કહું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દ્વારા કાઢવામાં આવેલી આ ગૌરવ યાત્રા આ સરકારની અંતિમ યાત્રા બનીને રહેવાની છે, તેમાં શંકાનો કોઈ સ્થાન નથી. 4 દિવસ હજી યાત્રાને બાકી છે. 5મા દિવસ પછી સુઈગામ ખાતે પૂર્ણાહુતિ થવાની છે. સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાંથી હજારોની સંખ્યામાં યુવાનો જોડાવાના છે. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટ શાસનની સામે ગુજરાત રાજ્યનો યુવાન લડવા માટે વધુને વધુ આક્રમક બને એ જ અપીલ કરવા માટે અમે આગળ વધીએ છીએ અને યુવાનોનો સાથ અને સહકાર જોતા ચોક્કસ આવનારા દિવસોમાં ગુજરાત રાજ્યના યુવાનો પોતાના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે ફરી એક વખત કોંગ્રેસ પક્ષ ઉપર વિશ્વાસ મૂકવાના છે, તેમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. આભાર, ધન્યવાદ. આપના કોઈ પ્રશ્ન હોય તો
आप भी कुछ बोलो। आ गया है, सब कुछ आ नहीं, गया है। कोई नहीं, आइए। सब कुछ इसको पसंद हो गया। जी मैडम, अच्छा, आज अमित शाह ने कहा है कि 1990 से कांग्रेस सत्ता पक्ष में है ही नहीं, तो फिर विकास के कौन से काम? क्या केंद्र में सरकार में नहीं रही? अमित शाह जी तो गृह मंत्री हैं, तो क्या केंद्र की सरकार केवल उन्हीं की ऐसी है जो काम करती है? गुजरात में जिस एजेंडे से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, क्या नेशनल हाईवेज जो बनाए गए थे वो किसने बनाए थे? तमाम सेंट्रल जो फंडिंग आई थी वो कहाँ से आई थी? अमित शाह जी तो गृह मंत्री हैं, उनको ऐसी बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। तो सीआर पाटिल का कहना है कि कांग्रेस के काम नहीं, कांग्रेस के कारनामे बोलते हैं। जिसके ऊपर 107 केस लदे हों वो भी कारनामों की बात करता है, लगता है मोदी जी का पक्का चेला है। देखिए, फिक्स मैच है दोनों का। मैंने पिछली पत्रकार वार्ता में भी कहा था कि हिमाचल में जब से महाभ्रष्टाचारी पार्टी आम आदमी पार्टी के एक मंत्री अरेस्ट हुए थे, जो वहां के प्रभारी थे, और उन्होंने एक सर्वे कराया हिमाचल में कि उनका 1% से भी ज़्यादा वोट नहीं आ रहा है, तो उन्होंने भी सोचा, और मोदी साहब ने भी, क्योंकि मोदी साहब तो यहाँ के कार्यकर्ताओं को सतर्क करके भी गए कि कांग्रेस जो है इस बार गांव-गांव जा रही है और ठंडे ठंडे रास्ते से काम कर रही है, तो उनको अब वो कहावत है ना कि आखिरी रास्ता जो है अब वो आम आदमी पार्टी दिख रही। 3.5 साल पुराना कोई वीडियो है, हमें तो पता नहीं कौन गोपाल इटालिया है और कौन है, कोई वीडियो बताया जा रहा है, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से ही पता चल रहा है कि उसको दिल्ली में अरेस्ट किया है। 3.5 साल से खुला छोड़ रखा था, अब दिल्ली में अरेस्ट कर लिया ताकि मीडिया का शाम को फोकस उस पर जाए और लड़ाई में जो है आम आदमी पार्टी को किसी आधार पर दिखाया जाए। अभी कुछ दिन पहले कुछ होर्डिंग पोस्टर लगे थे, उनसे बात नहीं बनी, तो हिंदू मुसलमान हो ही नहीं रहा चुनाव। फिर उसके बाद उन्होंने वो कृष्ण और कंस और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें लेकर आए केजरीवाल जी। अगली बार हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आएंगे, वो देखना एयरपोर्ट से, उससे भी बात नहीं बनी। तो आज उनके एक प्रदेश अध्यक्ष को अरेस्ट किया है, ऐसा मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। मिली जुली सरकार है और मिले जुले कारनामे हैं कि जनता का ध्यान कैसे बांटा जाए। एक व्यक्ति वो है जो हजारों दारूशालाएं खोल के दिल्ली में यहाँ के प्रवचन दे रहा है, और मोदी जी और तमाम जो यहाँ के लीडर्स हैं वो तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार गुजरात में थी, वो क्यों हटा दी गई और क्यों मंत्रिमंडल को हटा दिया गया, आज देश जानना चाहता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।